हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं समास। जी हाँ, आप लोगों ने कमेंट में बोला था सर समास की वीडियो बनाए। 2 स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आए थे कि सर समास की वीडियो बनाओ। तो अब समास के ऊपर आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना होगा अगर आपको समास अच्छे ढंग से समझना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 4 या 5 नंबर के जो क्लास 10th में है, और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है उनके एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आते हैं समास से रिलेटेड। तो हम एक एक करके समास के बारे में समझेंगे कि समास क्या होता है, समास के कितने टाइप होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, यानी कि ठीक है, और समास में क्या क्या कौन से पद होते हैं, कितने पद होते हैं, ये सब हम समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहना हो भाई। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। वहां साइड में आपको वीडियो के नीचे ही रेड कलर का एक दिख रहा होगा सब्सक्राइब का ऑप्शन, उस पर बस एक बार क्लिक करो बस, और काम खत्म। और साथ में बेल आइकॉन को जोड़ दबा देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। समास क्या होता है? समास सर यहां पे मैंने लिखा है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना, किसी भी लंबे चौड़े सेंटेंस को एकदम शॉर्ट में बना के लिख देना समास का कहलाता, मतलब समास कहलाता है, संक्षिप्तीकरण जिसको बोलते हैं। ठीक है, देन इसके बाद इसकी परिभाषा देखें अगर, तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। मैंने बोला ना आपको, लंबे चौड़े सेंटेंस को शॉर्ट में लिख देना, तो लंबे चौड़े जो वर्ड थे, सेंटेंस था, उन सब का मेल करवाया। ठीक है, और उस सब शब्दों के मेल से बने नए शब्द, जो नया शब्द बना उसको समास कहा गया। समझ गए बात को? ठीक है, फिर बात आती है सर इसके एग्जाम्पल जो हमको बताएं, तो हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा हुआ है, भारत की सेना। ये पूरा एक वर्ड आ गया, भारत की सेना, कितना लंबा चौड़ा वर्ड है। और अगर हम इसकी जगह पे इसको जोड़ जा रखे, हम ये बोले सीधा भारतीय सेना, तो ये समास बन गया। तो बस क्या बन गया ये? भारतीय सेना। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। राम का भक्त, तो राम भक्त। ठीक है, तो ये हो गया समास का उदाहरण कि समास ऐसा होता है। ठीक है, सर से समास विग्रह और समस्त पद क्या होता है आपको ये बताएं। समास विग्रह का मतलब है, जैसे ये भारतीय सेना है तो ये तो हो गया समस्त पद। हमने क्या करा, बहुत सारे शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया, उसको समास कहा गया। उसको हम समस्त पद भी कहेंगे। समझ गए बात को? उसको समस्त पद भी कहेंगे, तो वो तो हमारा क्या हो गया? समस्त पद। लेकिन इसका विग्रह, यानी कि समास का विग्रह मतलब इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेके आना समास विग्रह कहलाता है। जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है, समासिक शब्दों के मध्य संबंध बताना ही समास विग्रह कहलाता है। यानी कि जो समासिक शब्द, ये समासिक मतलब समस्त पद भी बोलते हैं इसको। ठीक है, समस्त पद बोल लो या समासिक शब्द बोल लो, इनके बीच, इनके मध्य जो संबंध है क्या है, मतलब कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, ये बताना ही समास विग्रह कहलाता है। जैसे भारतीय सेना, तो भारतीय और सेना इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, तो हम इसको ये बोल सकते हैं भारत की सेना। तो हमने बताया ना, विग्रह करके बताया, भारत की सेना, ये हो गया समास विग्रह। ठीक है, फिर जैसे एग्जांपल एक और लेते हैं यहां पे, राजमहल। राजमहल, तो ये समस्त पद है, इससे राज और महल में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, तो इसके हम बोल सकते हैं राजा का महल, ये संबंध है राजमहल वर्ड के अंदर, समस्त पद के अंदर। ठीक है, फिर बात है सर समस्त पद क्या होता है। समस्त पद बस यही समास को कहते हैं, कह सकते हैं समास के नियमों से बने नए शब्द को या शब्द को क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। जो समास का जो नियम है, उस नियम से बने शब्द को क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं या समासिक शब्द कहते हैं। 2 नाम हो सकते हैं इसके। ठीक है सर, जैसे एग्जांपल, तो नीला है कंठ जिसका, तो ये देखो बहुत लंबा सेंटेंस है, इनको जोड़ जाड़ के ये समास के नियम इसमें लगा के जो शब्द बनेगा उसको समस्त पद कहेंगे। तो ये तो हो गया विग्रह फॉर्म हो गया, ये तो हो गया समास का, हमने विग्रह कर दिया समस्त पद का। अब इसको जोड़ जाड़ के जोड़ देंगे इसको, तो क्या बन जाएगा? एक समस्त पद बन जाएगा, जिसको क्या लिखा है मैंने यहां पे, नीला है कंठ जिसका का समस्त पद क्या होगा? नीलकंठ, अर्थात शिव। ठीक है, समास के पद, समास में 2 पद होते हैं, एक होता है सर पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। पूर्व पद मतलब सर जैसे ये वर्ड दे रखा है, ये समस्त पद दे रखा है, इसमें पहले जो लिखा होगा शुरुआत में,
इसमें यहां जो लिखा हुआ है इसको बोलेंगे पूर्व पद, और इसके बाद जो लिखा होगा उसको बोलेंगे उत्तर पद। समझ गए बात को? सबसे पहले वाला वर्ड उसको पूर्व पद, उसके बाद वाला वर्ड क्या बोलेंगे सर? उत्तर पद। ठीक है, यानी कि हम इसको ये बोल सकते हैं पहला पद दूसरा पद। ठीक है। समास के भेद, समास 5 टाइप के होते हैं, 5 भेद होते हैं समास के। सर अव्ययी भाव समास, ठीक है, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और केवल समास। 5 टाइप के भेद हैं, मतलब 5 भेद होते हैं समास के। आपने सुन लिया, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व और केवल समास। ठीक है सर, आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं अव्ययी भाव समास की। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व और केवल समास, इन सब की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास, इसके अंदर जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद मतलब पहला पद, वो प्रधान होता है, यानी उसी के बेस पर ही उसका पूरा मीनिंग क्लियर होता है। ठीक है, तो पूर्व पद के बेस पर ही उस समास का पूरा, उस समस्त पद का मतलब, अर्थ, मीनिंग, ये सब क्लियर होता है। ठीक है। अव्यय, इसमें जो पहला पद होता है वो हमेशा उपसर्ग रहता है। अव्ययी भाव समास के अंदर पहला पद उपसर्ग रहता है। उपसर्ग आप लोगों को आते होंगे, क्या होते हैं? जो किसी मूल शब्द में जुड़ जाए, शुरू में, मूल शब्द के शुरू में कोई वर्ड जुड़ जाए, वो उपसर्ग कहलाता है। जैसे सर, जैसे हम ये बोल सकते हैं उपसर्ग के लिए, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं यहां पे हम, अति और अधिक। देखो ये 2 वर्ड है, अति अधिक। तो ये जो अति है ना, जब इसको जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? अत्याधिक। तो ये जो अति हमने जोड़ा, इसी को बोलते हैं उपसर्ग। और ये मूल शब्द था, आप सबको पता है अधिक क्या है? मूल शब्द है, हम ऐसे यूज करते हैं अधिक को, तो मूल शब्द है ये। इसमें हमने अति जोड़ दिया, उपसर्ग जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया सर? अत्यधिक बन गया। इसी को बोलते हैं उपसर्ग के बाद बना हुआ शब्द। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको यहाँ पे अव्ययी भाव में, कि इसमें पहला पद क्या होता है सर? हमेशा उपसर्ग रहता है। जैसे इसमें पहला पद क्या है सर? अति, तो ये क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, और जो दूसरा शब्द होता है, दूसरा पद होता है, वो संज्ञा होता है। संज्ञा मतलब किसी पर्सन का नेम, किसी स्थान का नेम, किसी वस्तु का नेम, और किसी जो फीलिंग वगैरह होती है वो सब भी आ सकता है इसके अंदर। संज्ञा आपको पता ही है वैसे। ठीक है, तो सर उपसर्ग, इसका मतलब ये हो गया सर कि उपसर्ग और संज्ञा के मेल को ही अव्यय कहते हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई। उपसर्ग शब्द और संज्ञा शब्द, इन दोनों के मेल को ही अव्यय कहते हैं। ठीक है सर, समस्त पद, जो इसका समस्त पद होता है ना अव्ययी भाव समास का, ये हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में आता है। किसमें आता है सर? एक वचन। आप लोगों ने पढ़ा होगा संस्कृत में धातु रूप और ये शब्द रूप में भी, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, 3 टाइप आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसका जो समस्त पद होता है ना, वो नपुंसक लिंग एक वचन में आता है। एक वचन मतलब एक वचन। ठीक है सर, इसके उदाहरण बताए हमको, तो सर मैंने यहाँ 15 उदाहरण लिखने थे, लेकिन जगह कम थी। ठीक है, तो मैंने कुछ उदाहरण लिखे, बाकी 15 उदाहरण जो है मैं आपको पूरे डिटेल में यहां पर समझाऊंगा इसको इरेज करने के बाद। तो यहां देखो एग्जाम्पल है, विभक्ति, समीप, समृद्धि, अत्यय, अर्थभाव, असंप्रति, प्रादुर्भाव और पश्चात। ये मैंने कुछ 9 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। आप लोग 15 है वैसे, तो 6 मैं आपको यहाँ पर और बता दूंगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा कि पहचाने कैसे, इसकी पहचान क्या होती है और कहाँ पे यूज, कैसे यूज होता है। तो बात करते हैं अव्ययी भाव के एग्जाम्पल्स के, कि इनको कैसे पहचानेंगे और इनको विग्रह कैसे करेंगे अव्ययी भाव समास के, यानी कि समस्त पद का कैसे विग्रह करेंगे अगर वो अव्ययी भाव समास है तो। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे 15 एग्जाम्पल लिए, उसमें से 8 तो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं और 7 अभी आपको और देखने को मिलेंगे। तो जिसमें से पहला हमारा है विभक्ति। तो ये जब इस टाइप के वर्ड हो, इस टाइप के वर्ड मतलब जिन शब्दों में, यानी जिन समस्त पदों में अधि उपसर्ग लगा हो, शुरुआत में पहला वर्ड अधि से स्टार्टिंग होती हो, उस टाइप के शब्दों में विग्रह करते वक्त क्या ध्यान देना है कि उसका जो उत्तर पद है, उत्तर पद मतलब दूसरा पद है, उसका सप्तमी विभक्ति लिखनी है आपको। यानी वो किसी भी विभक्ति में लिखा हो, उसका सप्तमी विभक्ति आपको बनाना है, यानी कि जो भी उसका होता है सप्तमी विभक्ति, और साथ में उसके
उसके सप्तमी विभक्ति के साथ में इति लिख देना है। बस सिंपल सा ट्रिक है इसमें कि जब भी अधि नाम का यानी कि अधि से स्टार्टिंग होने वाला कोई समस्त पद हो तो उसके उत्तर पद का सप्तमी विभक्ति निकालेंगे और उसमें साथ में इति जोड़ देंगे, बस वो हो गया हमारा विग्रह खत्म। देखो कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। अधि हरि, देखो अधि से स्टार्टिंग हो रही है तो अधि यानी कि क्या है सर, उपसर्ग, और हरि क्या है इसके अंदर सर, उत्तर पद। तो उत्तर पद को क्या करना है तो सप्तमी विभक्ति करना है। तो हरि का जो सप्तमी विभक्ति होता है वो होता है हरो, ठीक है। तो हरि का हो गया हरो, ठीक है। और मैंने क्या बोला, सप्तमी विभक्ति करने के बाद उसमें इति जोड़ दो, तो हरो इति बन गया इसका समास विग्रह खत्म। कहानी पहला ये हो गया ट्रिक कि आपको ऐसे पहचानना है। मैंने आपको बता दिया अधि वाले ढूंढ लो, अधि वाले में कैसा होगा, ऐसे ही होगा जहां पे अधि उपसर्ग है वहां पर, ठीक है। सर यहां लगा हुआ है समीप, समीपा मतलब निकट की बात करी जाती है, निकट, पास यानी कि नियर, ठीक है। तो सर इस टाइप में क्या होता है, जो उपसर्ग होता है उसमें उप लगा होता है। सर उप से स्टार्टिंग होने वाले वर्ड, उप से स्टार्टिंग होने वाले समस्त पद को कैसे विग्रह करेंगे। सर इसको विग्रह करने का क्या तरीका है कि इसका जो उत्तर पद है, उत्तर पद का षष्ठी विभक्ति लिख देंगे, ठीक है। उत्तर पद चाहे किसी भी विभक्ति में हो, प्रथमा द्वितीय तृतीय किसी में भी हो, उसका षष्ठी विभक्ति आपको लिखना है विग्रह करते वक्त। और साथ में जब विग्रह कर देंगे उसके बाद आपको लिखना है समीपम, वर्ड लगा देना है। अगर वो वर्ड उप से स्टार्ट हो रहा है तो समीपम जोड़ेंगे, समझ गए बात को। अगर उप से स्टार्टिंग तो षष्ठी विभक्ति उत्तर पद का और साथ में समीपम। सर एग्जांपल देखते हैं इसका। सर एग्जांपल में लिखा है उप गुरु, उप गुरु, उप से स्टार्टिंग हो रही है तो इसका मतलब है उप तो हो गया सर उपसर्ग और गुरु क्या हो गया उत्तर पद। तो मैंने बोला उत्तर पद का षष्ठी विभक्ति, उत्तर पद का षष्ठी विभक्ति सर होता है गुरु, ठीक है। क्या होता है सर, गुरु। और मैंने क्या बोला, समीपम लिखना है तो लिख दो समीपम, यहां पे गुरु समीपम, हो गया समझ का विग्रह, ठीक है। अब बात करते हैं सर कि सर ये हमको पता कैसे लगेगा कि षष्ठी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। ये तो सर हमको याद करना पड़ेगा, बिल्कुल जाहिर सी बात आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन सर हम कर करके कितना याद कर लेंगे। तो देखो इसकी ट्रिक होती है, जो विभक्ति होती है, जो शब्द रूप वगैरह होते हैं, इसमें क्या होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग होता है। तो पुल्लिंग वाले का सब में सेम ट्रिक फॉलो होता है, स्त्रीलिंग वाले में सब में सेम और नपुंसक वाले में सब में सेम। चाहे वर्ड कैसा भी आ जाए आपको बस बनाना आना चाहिए। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाएं, कैसे याद रखें, एक शब्द रूप को याद रख के हम कैसे बाकी सारे बना सकते हैं वो हमको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप यहां देखो समृद्धि की बात करते सर। अब ये समृद्धि टाइप के वर्ड आ गए, इनमें क्या होता है सर, सु उपसर्ग होता है। क्या होता है सर, सु उपसर्ग होता है, ठीक है। और इसका जब विग्रह करते हैं इसमें भी षष्ठी विभक्ति का ही यूज होगा, यानी कि उत्तर पद का षष्ठी विभक्ति लगाएंगे विग्रह करते वक्त और साथ में समृद्धि वर्ड जोड़ देंगे, समझ गए बात को। फिर सर एग्जाम्पल हमको करके बताएं आप। तो मैंने इसे लिखा हुआ सुभिक्षम, तो इसमें देखो सु तो क्या हो गया सर उपसर्ग है ना, और भिक्षम क्या है सर उत्तर पद है। उत्तर पद का षष्ठी विभक्ति, उसका षष्ठी विभक्ति क्या होगा सर भिक्षा नाम, क्या होगा सर भिक्षा नाम। और क्या बोला मैंने, समृद्धि भी लिख देंगे साथ में, तो इसलिए समृद्धि, भिक्षा नाम समृद्धि, ठीक है। तो सर ये हो गया थर्ड पार्ट। अब बात करते हैं अर्थाभाव। इस टाइप के शब्द, जो ये शब्द होते हैं इनमें जो समस्त पद होता है उसकी स्टार्टिंग यानी कि उसका जो उपसर्ग होता है वो निस या निर, इनमें से कुछ ना कुछ होता है। और इसका विग्रह कैसे होगा, इसमें भी सेम ट्रिक है, उत्तर पद का षष्ठी विभक्ति लिख दो, जो भी उत्तर पद है उसका षष्ठी विभक्ति लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया यहां पे। और साथ में क्या लिखना है, अभाव। क्या लिखना है सर, अभाव, यानी कि जब भी कोई समस्त पद स्टार्ट हो रहा है निस या निर से, उसका उत्तर पद का क्या करेंगे, षष्ठी विभक्ति लिखेंगे और साथ में अभाव लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा समास विग्रह कंप्लीट, ठीक है।
किसका? इस टाइप के शब्दों का। तो अभाव देखो, ध्यान से देख लो क्या लिखना, अभाव और विसर्ग यहां पे दे रखा है ना, अभाव, ठीक है, ऐसे ही लिखना है आपको भी। जैसे एग्जांपल देखते हैं सर, निर्विघ्नम समस्त पद है, इसमें देखो निर्विघ्नम बोला ना मैंने, निर से स्टार्टिंग हो रही है, समझ जाओ कि निर जो है किसका पार्ट है? अर्थाभाव का, और इसमें उत्तर पद का क्या हो जाता है सर? षष्ठी विभक्ति हो जाता है। तो उत्तर पद क्या है सर? इसमें निर तो छोड़ दो, उसको क्या पढ़ा हमने? निर्विघ्नम। तो विघ्नम क्या है? उत्तर पद, और इसका षष्ठी जो होता है वो होता है विघ्ना नाम। विघ्ना नाम क्या होता है सर? विघ्ना नाम, ठीक है। और साथ में क्या बोला मैंने? अभाव, विघ्ना नाम अभाव लिख देंगे यहां पे, ठीक है। फिर सर अत्यय, फिफ्थ पार्ट, अत्यय, इसमें क्या होता है सर? इस टाइप के शब्दों में, इस टाइप के समस्त पदों में क्या होता है? अति से स्टार्टिंग होती है। अति मतलब उपसर्ग, अति उपसर्ग से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। इसका विग्रह कैसे हो करेंगे सर? सर सेम तरीका है, जो उत्तर पद है ना, जब भी अति से स्टार्टिंग हो कोई समस्त पद, तो उसका उत्तर पद का षष्ठी विभक्ति लिख दो, ठीक है। और षष्ठी विभक्ति लिखने के बाद साथ में क्या लिख दो? अत्यय। क्या लिखना सर? अत्यय, ठीक है। इसका एग्जांपल सर अति हिमम, अति हिमम, तो अति देखो क्या है सर? उपसर्ग है ये, तो अति तो ठीक है, तो अति उपसर्ग है, बाकी बचा क्या? उत्तर पद हिमम। तो हिमम का क्या करेंगे सर? हिमम का निकाल देंगे षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति निकाल दिया हमने हिमम का, तो यहाँ पे हिमम का हो गया हिमस्य, और अत्यय मैंने बोला जोड़ देने के लिए, जोड़ दो यहाँ पे अत्यय, ठीक है, हिमस्य अत्यय, ठीक है। देन बात करते हो सिक्स्थ पार्ट, असंप्रति। असंप्रति, इसमें भी देखो क्या होता है? उपसर्ग अति से ही स्टार्टिंग होती है, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है इसके अंदर? इस टाइप में क्या होगा फर्क में? इसका विग्रह करते हो प्रथमा विभक्ति का यूज होगा, ठीक है। तो पहचानेंगे कैसे इसको? तो पहचानने की ट्रिक आपकी एक ही है कि आपको खुद से जो है एक अपनी अजम्पशन लगानी पड़ेगी, आपको मीनिंग क्लियर करना पड़ेगा उसका। अगर मीनिंग उसकी सही बन रही है, जो आप अगर आप प्रथमा विभक्ति लगा के कर रहे हो, अगर उसकी मीनिंग एकदम परफेक्ट बैठ रही है, तो भाई लगा दो प्रथमा विभक्ति। लेकिन मीनिंग आपको समझ नहीं आ रहा तो षष्ठी विभक्ति लगा दो, बस। यही एक ट्रिक है जो आपसे आप पहचान सकते हैं कि भाई इसमें अति में कौन सा यूज होगा, प्रथमा ही करेंगे या षष्ठी करेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक है। अगर आप प्रथमा विभक्ति करते हैं अति का विग्रह में, अगर आप विग्रह करेंगे इसका, तो उत्तर पद का प्रथमा विभक्ति लिखेंगे और संप्रति ना युज्यते लिख देंगे साथ में, ठीक है। क्या लिखेंगे सर? संप्रति ना युज्यते। फिर यहाँ पे अति स्वप्नम मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। अति देखो यहाँ पे क्या है? उपसर्ग है, ठीक है, तो यानी कि उत्तर पद क्या है सर? स्वप्नम, अति स्वप्नम। तो उत्तर पद का मैंने क्या बोला? प्रथमा विभक्ति। तो स्वप्नम का क्या होगा प्रथमा विभक्ति? सर स्वप्न, क्या होगा सर? स्वप्न। और बाकी मैंने क्या बोला? क्या जोड़ देना है? संप्रति ना युज्यते, ठीक है। समझ गए बात को? क्या करना है इसके अंदर? अगर प्रथमा विभक्ति यूज कर रहे हो तो संप्रति ना युज्यते लिखो, अगर षष्ठी विभक्ति यूज कर रहे हो तो अत्यय लिखेंगे, ठीक है। बस आपको पहचानना है इसके अंदर मीनिंग के थ्रू, ठीक है। फिर सेवंथ एग्जांपल देखते हैं, प्रादुर्भाव, यानी इस टाइप के जो समस्त पद होते हैं, इसमें जो उपसर्ग होता है, जो स्टार्टिंग का जो वर्ड होता है वो इति होता है, इति, ठीक है। तो इति उपसर्ग होता है, जब ऐसा इति उपसर्ग वाला कोई शब्द मिल जाए, कोई समस्त पद मिल जाए, उसका विग्रह कैसे करेंगे सर? उसका विग्रह करने के लिए इति को हटा देंगे, इति के बाद जो भी शब्द बच गया, यानी कि मूल शब्द जिसको बोलते हैं, मूल शब्द, ठीक है, उस मूल शब्द में क्या जोड़ देंगे? बस शब्द से प्रादुर्भाव, ये वर्ड जोड़ देंगे, बस हो गया उसका समास विग्रह, ठीक है। एग्जाम्पल, इति विष्णु, देखो इति क्या है सर? उपसर्ग है, और विष्णु क्या है? मूल शब्द है। मूल शब्द में क्या जोड़ना है? शब्द से प्रादुर्भाव, विष्णु शब्द से प्रादुर्भाव, हमने जोड़ दिया इसके अंदर, बस 7 एग्जाम्पल खत्म। ये ट्रिक है आपकी, इसको आपको याद करना पड़ेगा एग्जाम्पल को, ठीक है। यानी कि आपने इसको याद कर लिया ना तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे 50 से 60%, अगर आपने इन 8 एग्जाम्पल को अच्छे से याद कर लिया, इनकी ट्रिक को बस, ठीक है, तो बाकी आप अपने आप कर सकते हो उसके बाद, ठीक है, हर समाज का विग्रह कर पाओगे, ठीक है, जो इससे रिलेटेड होंगे इन 8 में से, ठीक है। पश्चात 8वां एग्जाम्पल, सर अनु उपसर्ग से स्टार्टिंग होती है इसके अंदर, कैसे? अनु लगा होता है, इसके अंदर शुरुआती वर्ड क्या होता है? अनु, ठीक है। इसका विग्रह कैसे होगा सर? इसमें षष्ठी विभक्ति करेंगे, उत्तर पद, यानी कि जो भी उत्तर पद है उसका षष्ठी विभक्ति लिख देंगे और साथ में पश्चात वर्ड जोड़ देंगे,
यानी उत्तर पद का षष्ठी और साथ में पश्चात कब करेंगे? जब वर्ड की स्टार्टिंग यानी कि समस्त पद की स्टार्टिंग हो अनु से। ठीक है, एग्जाम्पल अनुरामम, तो इसमें देखो अनु क्या है? उपसर्ग है, रामम क्या है? उत्तर पद है। रामम का क्या करना है? षष्ठी विभक्ति निकालना है, तो वो क्या होता है सर? रामस्य। तो रामम का षष्ठी विभक्ति हो गया रामस्य, और मैंने बोला पश्चात लिखना है उसके बाद, तो बस लिख दो रामस्य पश्चात। चलिए सर, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 यानी कि एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करते हैं। सर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अनतिक्रम में, यानी कि अनतिक्रम में टाइप के समस्त पद हो, यानी कि जिन समस्त पदों में यथा नाम का उपसर्ग हो, यानी कि यथा से स्टार्टिंग हो रही हो, सर उसका विग्रह करते वक्त क्या ध्यान रखना है? सर आपको उसका विग्रह करते वक्त ध्यान रखना है कि उसके उत्तर पद का द्वितीय विभक्ति लिखना है, यानी कि जो भी उसका उत्तर पद है उसका द्वितीय फॉर्म लिखना है। ठीक है, और साथ में क्या लिखना है? अनतिक्रम में भी लिखना है साथ में। फिर सर इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, यथा पूर्वम, तो ये एग्जाम्पल है, यथा देखो स्टार्टिंग हो रही है और यहाँ पे जो है उत्तर पद क्या होगा सर? पूर्वम। तो पूर्वम का द्वितीय विभक्ति क्या होता है? पूर्वम ही होता है। ठीक है, तो पूर्वम का पूर्वम ही होता है, तो ये अनतिक्रम में, पूर्वम अनतिक्रम में, यानी कि अनतिक्रम में जोड़ना था, हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, क्या बना? पूर्वम अनतिक्रम में बन गया। सर फिर बारी आती है अनुपूर्व्य, यानी कि इस टाइप के जो समस्त पद होते हैं इनकी स्टार्टिंग होती है अनु उपसर्ग से। ठीक है, और इसका विग्रह करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि इसके उत्तर पद का षष्ठी विभक्ति लिखना है। ठीक है, यानी कि अनु से स्टार्टिंग होने वाले जो समस्त पद होते हैं उनका विग्रह करते वक्त उसके उत्तर पद का षष्ठी विभक्ति लिखना है और साथ में अनुपूर्येन जोड़ देना है। जैसे अनु ज्येष्ठम एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर अनु उपसर्ग है और ज्येष्ठम क्या है? उपसर्ग उत्तर पद है। ठीक है, तो यहां पर तो ज्येष्ठम है, ज्येष्ठम का षष्ठी विभक्ति क्या होगा? ज्येष्ठस्य। ठीक है, और साथ में मैंने क्या बोला? षष्ठी विभक्ति उत्तर पद का और उसके साथ में अनुपूर्येन ऐड कर देना है। तो बस ज्येष्ठम का षष्ठी विभक्ति और यहाँ पे अनुपूर्येन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, फिर बात करते हैं सर नेक्स्ट एग्जांपल योग पद। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग यानी कि ऐसे टाइप के समस्त पद जिनकी स्टार्टिंग स से हो, ठीक है, स से स्टार्टिंग हो रही हो, उसमें क्या करना है? उसमें विग्रह करते वक्त आपको द्वितीय विभक्ति का यूज करना है, यानी कि द्वितीय विभक्ति किसका? उत्तर पद का। ठीक है, जैसे हम सभी एग्जाम्पल बात करते आए हैं, इसमें केवल उत्तर पद का ही विभक्ति चेंज करनी होती है। तो द्वितीय विभक्ति किसका? उत्तर पद का द्वितीय विभक्ति और साथ में क्या? युग पद। ठीक है, तो बस ये जोड़ देना, बस कि आपको हो जाएगा। और यहाँ पे समास का विग्रह, जैसे सहर्षम, इसमें स उपसर्ग है और हर्षम क्या है? उत्तर पद है। तो उत्तर पद का क्या करना है सर? द्वितीय विभक्ति निकालनी है। तो द्वितीय विभक्ति क्या होगा यहाँ पे? हर्षेन। हर्षम का हर्षेन होता है, तो हर्षेन, और साथ में क्या लिखना है? युग पद। तो बस लिख दो यहाँ पे युग पद। ठीक है, ये दो गए 11th एग्जाम्पल। अब 12th में मूव करते हैं। सादृश्य, इसमें भी, इस टाइप के शब्दों में भी स से स्टार्टिंग होती है, यानी कि उपसर्ग इसमें भी स होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको? जब इसमें भी स ही है तो इसमें विग्रह करते वक्त, लेकिन इसका रूल अलग होता है। इसमें विग्रह करते वक्त रूल क्या लगता है? षष्ठी विभक्ति उत्तर पद का और सादृश्यम बस उसमें लास्ट में ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे सवर्णम, स तो उपसर्ग हो गया और वर्णम क्या हो गया सर? उत्तर पद। तो वर्णम का षष्ठी विभक्ति क्या होगा? वर्णेन। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया वर्णेन और यहाँ सादृश्यम हमने जोड़ दिया यहाँ पे, वर्णेन सादृश्यम। ये हो गया हमारा 12th एग्जाम्पल। ठीक है, अब सर यहाँ बात आती है सर स तो इसमें भी है, इसमें भी है, तो फिर मैं पहचाने कैसे कौन सा रूल लगना है? तो मैंने आपको बताया था मीनिंग क्लियर करो, दोनों से ट्राई करके देखो, जिससे मीनिंग होगा बेटर सुटेबल बैठ जाता है, बस वो लिख दो। ठीक है, कितना टाइम लगेगा भाई? ज्यादा 1 मिनट लगेगा। ठीक है, अब की मीनिंग क्लियर कर लोगे, आपको ट्रिक अपने आप समझ आ जाएगा कौन सा लगना है इसके अंदर रूल। ठीक है, तो फिर बात करते हैं 13 एग्जाम्पल संपत्ति। ठीक है, इसमें देखो क्या करना है, इसमें सु से अगर स्टार्टिंग होती है, किसी समस्त पद की स्टार्टिंग अगर सु उपसर्ग से होती है तो उसका विग्रह करते वक्त क्या ध्यान देना है सर? उसका विग्रह करते वक्त आपको षष्ठी विभक्ति निकाल देना है उसके उत्तर पद का। ठीक है, और साथ में संपत्ति वर्ड जोड़ देना है। ठीक है, जैसे ये
जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल है हमारा सुछत्रम, सु इसमें उपसर्ग है और छत्रम क्या है, उत्तर पद है। उत्तर पद का षष्ठी विभक्ति निकाल लेंगे तो आ गया छात्रा नाम, छतरा नाम, ठीक है। और संपत्ति वर्ड मैंने बोला जोड़ने के लिए, जोड़ दो यहाँ पे छतरा नाम संपत्ति, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। फिर है 14 एग्जाम्पल, साकल्य, इसकी स्टार्टिंग होती है स उपसर्ग से, ये भी स से स्टार्टिंग होती है। देखो कितनी कमाल की बात है, ये भी स, ये भी स, ये भी स। लेकिन इसमें भी रूल क्या है, फिर इसमें विग्रह करते वक्त षष्ठी विभक्ति का यूज होगा और साथ में अपि और परित्यज्य यानी कि अपि परित्यज्य को जोड़ देंगे। उत्तर पद का षष्ठी विभक्ति निकालने के बाद अपि परित्यज्य उसमें जोड़ देंगे। जब बात आ रही है किसकी, स से स्टार्टिंग होने वाले समस्त पद की, जैसे सत्रिनम, स उपसर्ग है और त्रिनम क्या है, उत्तर पद है। उत्तर पद का क्या करना है, षष्ठी विभक्ति निकालना है। उत्तर पद का षष्ठी विभक्ति भी क्या होता है सर, त्रिनम ही रहता है। उत्तर पद का भी त्रिनम ही रहता है षष्ठी विभक्ति की फॉर्म में। तो अपि परित्यज्य, ठीक है, बस यहां पे जोड़ दिया हमने, अपि परित्यज्य हमने यहां पे लाके जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 14 एग्जांपल। तो सर 15 में मूव करें अब। सर 15 में देखो क्या लिखा है, योग्यता, यानी कि इस टाइप के समस्त जिसमें योग्यता की बात हो रही हो वो योग्यता वाले वर्ड कहलाते हैं। और इसमें तो अनु वर्ड हो, इसमें भी स्टार्टिंग किससे होती है, अनु से होती है, अनु उपसर्ग से स्टार्टिंग होती है। तो अनु उपसर्ग स्टार्टिंग होती है, सर इसका विग्रह कैसे करेंगे, सर इसका विग्रह ऐसे करेंगे कि भाई इसमें षष्ठी विभक्ति जो है ना उत्तर पद का, उसका षष्ठी विभक्ति लिखना है। जो भी इसमें उत्तर पद लिखा हो उसका षष्ठी विभक्ति लिख देंगे और साथ में योग्यम वर्ड जरूर जोड़ना है। क्या करना है सर, योग्यम वर्ड जरूर जोड़ना है। फिर एग्जाम्पल देखते हैं सर, अनु गुणम, अनु इसमें उपसर्ग है और गुणम इसमें उत्तर पद है। गुणम का क्या निकालना है, षष्ठी विभक्ति, उसका होता है गुणस्य, गुणम का षष्ठी विभक्ति गुणस्य, ठीक है। और साथ में क्या जोड़ देना है, योग्यम जोड़ देना है। तो ये हो गया हमारा 15 एग्जाम्पल भी कंप्लीट। तो ये थे हमारे कुछ 15 एग्जाम्पल और ये लास्ट एग्जाम्पल ही थे जिसमें मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कैसे आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा रूल लगेगा। बस आपको मीनिंग क्लियर कर लेनी, जहां पे सेम जहां पे 2-3 वर्ड में देखा है आपने कि स, ठीक है, यहाँ पे उत्तरक सब में सेम ही है लेकिन रूल अलग अलग है। आपको मीनिंग से पहचानना होगा इन क्वेश्चन के केस में, और बाकी केस में आपको पता लगी गया कैसे करना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। भाई पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं तत्पुरुष समास की। हम बात करेंगे तत्पुरुष समास के भी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तब तक देखते रहें अमित सुराय क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।